नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे ज़िलियंस बायर्स ई-कॉमर्स चैनल में। मैं हूँ पूजा, आपकी ई-कॉमर्स फ्रेंड। सो फ्रेंड्स, इसके पहले भी आपने मेरे काफ़ी सारे कमर्शियल वीडियोस देखे हैं, जिसके वजह से आपको काफ़ी सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देने की कोशिश की है। सो फ्रेंड्स, उसी की तरह आज भी मैं आपके लिए एक काफ़ी अच्छा टॉपिक लेके आई हूँ, जिसका नाम है हाउ टू जनरेट परचेज ऑर्डर फॉर सर्विसेज एंड मटेरियल्स। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये नया सेशन है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये मेरा सेशन काफ़ी अच्छे से पसंद आएगा। सो फ्रेंड्स, देखते हैं आज हम बात कर रहे हैं एक कंसेप्ट के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग कंसेप्ट। सो व्हाट इज दिस परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग कंसेप्ट? तो ये परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग कंसेप्ट क्या है, इसका यूज़ कहाँ होता है, इसकी प्रोसेस क्या होती है, इसके बारे में सारी जानकारी आज मैं आपको मेरे इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगी। सो फ्रेंड्स, इसके नाम अगर आप इसका अच्छे से पढ़ोगे तो इसमें ये जो वर्ड है परचेज, तो इसका मीनिंग क्या है? इट इज रिलेटेड टू परचेज, मतलब किसी भी चीज को खरीदना, फिर चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो, गुड हो या फिर कोई मटेरियल हो। ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि कोई अगर बिजनेस ओनर होता है, कोई एखादा पर्टिकुलर बिजनेस ओनर हम कंसिडर करते हैं, वो क्या करता है, अगर उसे उसका जो बिजनेस है वो सिस्टमेटिकली उसको रन करना हो, तो वो क्या करेगा, जो परचेज ऑर्डर की रिक्वायरमेंट होती है या फिर जो परचेज ऑर्डर प्रोसेस होती है, वो क्या करेगा, कॉल पे किसी वेंडर को कॉल करेगा, या फिर वेंडर या फिर सप्लायर को कॉल करेगा, और कॉल पे ही वो क्या करेगा, उसे जो भी गुड्स या फिर प्रोडक्ट्स चाहिए, उसका प्राइस, उसका क्वांटिटी, उसका डिलीवरी लोकेशन, ये सारी चीज़ें फ़ोन पर डिस्कस करेगा और अपना ऑर्डर प्लेस करेगा। ठीक है? लेकिन जैसे-जैसे जब बिज़नेस बढ़ने लगता है, ठीक है? जैसे-जैसे बिज़नेस की लेवल आगे-आगे बढ़ने लगती है, तब क्या होता है कि लेवल बढ़ने के बाद ओनर का जो ध्यान होता है, वो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में होता है, जैसे कि ऑपरेशंस वगैरह। ठीक है? तो यानी इससे क्या होता है कि इससे उसकी जो काम करने की, जो वो ऑपरेशन करने की जो वो कैपेसिटी होती है, वो कम होती है। क्योंकि इतना समय उसके पास नहीं होता कि वो खुद ही परचेज़ ऑर्डर प्लेस करे, खुद ही रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन जनरेट करे, ठीक है? उसके पास उसके ऑलरेडी बहुत सारे काम होते हैं। इसकी वजह से जब उसका बिज़नेस और अगले लेवल में बढ़ेगा, तब उसके पास इतना समय नहीं होगा कि खुद से वो वेंडर या फिर सप्लायर को कॉल करके कोई भी परचेज़ ऑर्डर कर सके। तो इस समय क्या होगा, जब कंपनी छोटी होती है, तब ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती है, ठीक है? पर जैसे ही कंपनी का टर्नओवर बढ़ने लगता है, जैसे कि 10 करोड़, 15 करोड़, 25 करोड़ या फिर 50 करोड़, और उसके ऊपर जब टर्नओवर कंपनी का बढ़ने लगता है, तब बिज़नेस ओनर उसको बिज़नेस को सिस्टमैटिकली रन करने के लिए, स्मूथली रन करने के लिए परचेज़ ऑर्डर प्रोसेसिंग स्टार्ट करती है। सो चलिए फ्रेंड्स, अभी देखते हैं कि ये जो परचेज़ ऑर्डर है, इसकी एक्चुअल में प्रोसेसिंग कैसे होती है, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग कंसेप्ट में क्या-क्या चीज़ें हैं, जो कि आज अभी हम जानेंगे। तो चलिए एक-एक करके समझते हैं कि व्हाट इज़ दिस अबाउट? आप स्क्रीन पर देख रहे हो, व्हाट इज़ दिस अबाउट? सो व्हाट इज दिस परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग कंसेप्ट? तो ये जो परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग कंसेप्ट है, इसका मीनिंग होता है, इट इज कंप्लीट प्रोसेस ऑफ परचेज ऑफ गुड्स। आप गुड्स परचेज करते समय क्या क्या स्टेप्स होंगी, क्या क्या एक्टिविटीज होंगी, कौन कौन से अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स होने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आज हम हमारे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है। अब हम फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एबीबी ब्रांड का, ये जो स्क्रीन पे आपको एक इमेज दिख रही है, ये है एयर सर्किट ब्रेकर। ठीक है। एग्जांपल के तौर पे मैं इसको एबीबी का एयर सर्किट ब्रेकर कंसिडर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये एयर सर्किट ब्रेकर है जो इंडस्ट्री में या फिर काफ़ी सारी कंपनीज में इसका जो यूज़ होता है, तो उसके लिए, उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल्स लगते हैं, ठीक है, वो हम आज हमारे इस वीडियो में मतलब उसके ज़रिए हम वीडियो समझने की कोशिश करेंगे कि इसका जो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इसके जो जो रॉ मटेरियल्स हमें लगते हैं, वो अगर हमें अवेलेबल ना हो, तो उसके हिसाब से किस तरह से हम परचेज ऑर्डर क्रिएट करें, ये हमें आज के मेरे इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगी। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमें ये एयर सर्किट ब्रेकर को अगर मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो इसका जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, वो सबसे पहले क्या करेगा कि इसके लिए जो रॉ मटेरियल्स लगते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊँ, तो टर्मिनल्स है,
ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट केबल्स है, ठीक है? तो ये जो इसके एक्सेसरीज होते हैं वो पहले वो चेक करेगा। अगर इसमें से इसके सारे पार्ट्स अवेलेबल है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डायरेक्टली इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। बट इन केस अगर ऐसा होता है कि कोई एसेसरी इनके पास अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट केबल्स या फिर टर्मिनल्स, ठीक है, इनमें से कोई अगर पार्ट्स इनके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर वो क्या करेंगे, वो एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। जो परचेज डिपार्टमेंट में जो हमारा प्रोडक्शन मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, स्टोर वालों को रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, जिसे हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में बोलते हैं इंडेंट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारी रिक्वेस्ट जाएंगी सीधा स्टोर को। स्टोर यानी ये एक ऐसी जगह होती है, यानी एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जहां पर सारा स्टॉक होता है। फिर वो स्टॉक या फिर स्टॉक वो रॉ मटेरियल के रूप में होता है या फिर फिनिश गुड के फॉर्म में हमारा स्टॉक स्टोर में अवेलेबल रहता है, ठीक है। अगर स्टोर में हमें जो रिक्वायरमेंट है, अगर वो हमारे स्टोर में अगर हमें मिली तो वो डायरेक्टली स्टोर वाले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को वो डिलीवर कर देंगे, जिसके कारण हमारा प्रोडक्शन रुका हुआ है, ठीक है। बट इन केस स्टोर में जो हमें पार्ट्स चाहिए है, फॉर एग्जांपल ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट केबल्स है, टर्मिनल्स है, जो हमें एयर सर्किट ब्रेकर बनाने के लिए काम में आता है, ठीक है, अगर ये स्टोर में अवेलेबल नहीं है तो फिर स्टोर डिपार्टमेंट क्या करेगा, वो क्या करेंगे सीधा, अगर उनके पास शॉर्टेज है तो स्टोर डिपार्टमेंट हमारा ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो हमारी रिक्वायरमेंट है, ये डायरेक्टली कन्वे टू द परचेज डिपार्टमेंट। जो स्क्रीन पर आप साइकिल देख रहे हो फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन का, उसमें मैंने अच्छे से शो किया है। अगर स्टोर वालों के पास शॉर्टेज है किसी एसेसरीज का, किसी रॉ मटेरियल का, तो वो सीधा परचेज डिपार्टमेंट को हमारी रिक्वायरमेंट या फिर हमारी जो रिक्वेस्ट है, जो इंडेंट है जो हमने सेंड किया है, वो सीधा परचेज डिपार्टमेंट को वो सेंड कर देंगी। फिर परचेज डिपार्टमेंट का उसमें क्या रोल रहेगा, परचेज डिपार्टमेंट उनके जो अप्रूव्ड वेंडर्स होते हैं, बड़े लेवल पर काफी सारे अप्रूव्ड वेंडर्स होते हैं, हम किसी को भी एज अ वेंडर या फिर सेलर करके हायर नहीं कर सकते। वेंडर की भी अपनी कुछ क्वालिटीज होती है, ठीक है, उसके हिसाब से हम हमारे कुछ अप्रूव्ड वेंडर्स परचेज डिपार्टमेंट रखता है। किसी के 2 होते, किसी के 3 4 5, ऐसे उनके अपने अपने हिसाब से वेंडर्स होते हैं। तो वो उनके वेंडर्स को, यानी जो उनके डिसाइडेड वेंडर्स होते हैं 2 3 4 जो भी है उनका, ठीक है, तो उन्हें हमारा ये जो रिक्वायरमेंट है या फिर हमारी ये जो डिमांड है वो फॉरवर्ड करेंगे। वो भी क्या करेंगे, उनको रोटेशन में ऑर्डर जाएंगी और सबको ऑलमोस्ट इक्वल लेवल पर, एज पर डिमांड, सबको इक्वल लेवल पर हमारी रिक्वेस्ट जाएंगी। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं, तो फॉर एग्जांपल मुझे 100 पीसेस चाहिए है एयर सर्किट ब्रेकर के, ठीक है, और जो परचेज डिपार्टमेंट को ये रिक्वेस्ट गई है, उनके अगर 5 वेंडर्स फिक्स किए हुए हैं, अप्रूव्ड वेंडर्स, तो वो परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, मेरी रिक्वायरमेंट है 100 यानी 100 एयर सर्किट ब्रेकर्स की, ठीक है, तो परचेज डिपार्टमेंट उनके 5 जो वेंडर्स है उन पांचों में ही इक्वल इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशंस करेंगे। जैसे कि 20 20 20, पहला वेंडर 20, दूसरा वेंडर 20, तीसरा वेंडर 20, चौथा और पांचवा 20 20, ऐसे टोटल 100 एयर सर्किट ब्रेकर्स वो उनके 5 अप्रूव्ड वेंडर से वापस स्टोर में सेंड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, परचेज डिपार्टमेंट ने तो अभी उनके पास जितने ये थे वेंडर्स, उनके थ्रू जितनी हमारी रिक्वायरमेंट थी वो उन्हें सेंड कर दी। अभी यहाँ से किसका काम शुरू होता है, वेंडर का। वेंडर क्या करेंगे, जो हमने डिमांड की है, फॉर एग्जांपल ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट केबल्स, ठीक है, वो क्या करेंगे, स्टोर में सेंड कर देंगे, वो विच इज नथिंग बट द परचेज ऑर्डर, ठीक है। फिर स्टोर क्या करेगा, या पहले सप्लाई जो वेंडर होता है वो स्टोर में डिलीवर करेगा, और स्टोर ये सारी जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो वापस हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिलीवर कर देंगे। तो ये हो गया हमारा फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर को देगा। स्टोर के पास अगर वो हमारी रिक्वायरमेंट अवेलेबल नहीं है, शॉर्टेज है, तो वो सीधा परचेज डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे। फिर परचेज डिपार्टमेंट उनके जो अप्रूव्ड वेंडर्स होते हैं उनके जरिए स्टोर में जो हमारे रॉ मटेरियल्स है वो डिलीवर कर देंगे, और वापस स्टोर वाले हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर देंगे। तो ये हो गई हमारी ये हो गया हमारा कंप्लीट फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर हम इसके बारे में अगर आगे जानने की कोशिश करेंगे, तो ये कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है कि आपको इंस्टेंटली अवेलेबल हो जाएंगी। इसके लिए एक काफ़ी बड़ी प्लानिंग लगती है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले पहले से ही प्लानिंग करके रखते हैं। मान लो अगर आपको 1 महीने बाद इसकी ज़रूरत पड़ेगी, कभी 2 महीने बाद ज़रूरत पड़ेगी, 1 साल बाद ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके हिसाब से क्या होता है,
उसकी प्लानिंग पहले से ही तैयार होती है। सो उस हिसाब से बाइंग की डेट फिक्स होती है और बाइंग की डेट के हिसाब से ऑर्डर पहले से ही प्लेस किया जाता है वेंडर्स को, और साथ ही में इसका रीऑर्डर लेवल भी मेंटेन किया जाता है ताकि प्रोडक्शन में कोई शॉर्टेज ना हो, क्योंकि तुरंत जब आपको किसी मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो तो वो तुरंत आपको अवेलेबल नहीं होता। इसीलिए उसका प्रोडक्शन प्लानिंग जो है वो पहले से ही 1 महीने पहले, 2 महीने पहले या साल भर में 1 साल के पहले ही करना पड़ता है। यही होती है एक अच्छी सिस्टमैटिकली प्रोडक्शन प्लानिंग की प्रोसेस। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपके प्रोडक्शन में कोई शॉर्टेज नहीं आता और प्रोडक्शन में कोई डिस्टर्बेंसेस ना होते हैं, नहीं होते। इसके लिए इसका पूरा प्लानिंग किया जाता है ताकि आपका जो प्रोडक्शन है उसमें आपको बेनिफिट हो। अभी हम इसके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग में अगर हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे तो क्या क्या प्रोसेस होनी चाहिए, ये आज हम हमारे इस स्लाइड्स में देखेंगे। तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में सबसे पहले क्या होता है, ठीक है, जैसे कि जो हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है उसे अगर किसी रॉ मटेरियल की ज़रूरत हो तो वो सबसे पहले इंडेंट यानी रिक्विजिशन, ठीक है, वो रेस करता है। दिस इज अ ट्रांसैक्शन इन अकाउंटिंग सिस्टम और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, इंडेंट या फिर रिक्विजिशन रेस करेंगे, किसे, परचेस डिपार्टमेंट को। ठीक है, तो परचेस डिपार्टमेंट को जब इंडेंट या फिर रिक्विजिशन रेस करते हैं तो उसे हम बोलते हैं परचेस ऑर्डर। ठीक है, जब परचेस ऑर्डर रेज होता है तब उसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिसका ऑर्डर दे रहे हो, उसका जिसको ऑर्डर दे रहे हो आप, उसका नाम, हमें कितनी क्वांटिटी में मटेरियल चाहिए वो मेंशन रहता है, कौन सा माल चाहिए, उसका रेट क्या रहेगा, उसको डिलीवरी कब तक होनी चाहिए और ये कौन से लोकेशन पर डिलीवर होगा, ये सारी चीज़ें परचेज ऑर्डर में लिखी रहेगी। ठीक है, ये हो गए मेन कंटेंट्स ऑफ परचेज ऑर्डर। अब हम देखते हैं कि नीड्स फॉर परचेज ऑर्डर, मतलब क्यों परचेज ऑर्डर रेज करना ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर आप परचेज ऑर्डर रेस करते हो तो ये आपके लिए ही एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, एक वे ऑफ बिजनेस है जिसके कारण आप सारे रिकॉर्ड मेंटेन अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, बट अगर आप परचेज ऑर्डर नहीं करते तो उस कंडीशन में क्या होता है वो अभी मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, मान लो आपने अगर किसी को ऑर्डर दिया है, ठीक है, कितने क्वांटिटी में दिया है, क्या रेट में दिया है, किस लोकेशन पे उसको डिलीवर किया है, ये सारी चीज़ें अगर आपने परचेज ऑर्डर में मेंटेन नहीं की तो इसके कारण क्या हो सकता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल मैंने किसी वेंडर को या फिर सप्लायर को कॉल किया। ठीक है, उसे फ़ोन पे मैंने पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल जो मैंने अभी एग्जांपल लिया एयर सर्किट ब्रेकर का, उसके मुझे 1 लाख पीसेस चाहिए है टर्मिनल्स के। ठीक है, और मेरी एक रैंडम में उसकी प्राइस बोल देती हूँ कि 1000 पर पीस, सॉरी 100 रुपीज़ पर पीस। ठीक है, तो इसके हिसाब से मेरी फ़ोन पे मेरा डिस्कशन हुआ है कि मुझे इतनी इतनी क्वांटिटी चाहिए है, पर पीस का मैं 100 रुपीज़ पे करूँगी। और उन्होंने जब डिलीवरी दी आपको प्रोडक्ट की या फिर रॉ मटेरियल्स की, तब आपको ध्यान में आया कि उन्होंने पर पीस का रेट लगाया है 103 रुपए। ठीक है, और आपका टोटल जो बिल आपके पास सबमिट हुआ है उस पे आपका जो टोटल लॉस है वो दिख रहा है 3 लाख का। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स 3 लाख यानी कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है। तो इससे क्या होता है, जब आप फ़ोन पे टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन करते हो तब आपने जो रेट फिक्स किए हैं, जो क्वांटिटी फिक्स की है वो आपको ध्यान में नहीं रहती, जिसके कारण बिल में गड़बड़ी हो सकती है, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्शन प्रोसेस डिस्टर्ब हो सकता है, आपके बिजनेस का, आपके कंपनी का रेपुटेशन खराब हो सकता है और आपके बिजनेस में लॉस हो सकता है। तो ये डिसएडवांटेजेस है अगर आप परचेज ऑर्डर मेंटेन नहीं करते हो। ठीक है, तो परचेज ऑर्डर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारे अकाउंटिंग सिस्टम में कितने रुपीस के परचेज ऑर्डर पेंडिंग है, कौन से स्टॉक ऑर्डर के परचेज ऑर्डर पेंडिंग है, कौन से वेंडर के पास अ, कितने परचेज ऑर्डर है अभी, मतलब, और कितने ऑर्डर डिलीवर किए हैं, कितने ऑर्डर डिलीवर करना बाकी है, कितने ऑर्डर ओवर ड्यू हो चुके हैं, ये सारी चीज़ें आपको आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में दिख सकती है और टैली में तो ये डेफिनेटली दिखेगी ही दिखेगी। सो ये एडवांटेजेस होते हैं अगर आप परचेज ऑर्डर अच्छे से सिस्टमेटिकली मेंटेन करते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परचेज ऑर्डर। एक बार जो वेंडर हमने अप्रूव किया है परचेज डिपार्टमेंट ने, ठीक है, उसके उस अप्रूव्ड वेंडर के नाम से एक बार परचेज ऑर्डर रेज हो गया तो उसके बाद क्या होगा, वो जो वेंडर है
वो हमारा मटेरियल लेकर जहाँ पर डिलीवर करना है वहाँ पर जाएगा, ठीक है? उस स्टोर में डिलीवरी देने के बाद एक GRN यानी गुड रिसिप्ट नोट जनरेट होती है, जो आपको स्क्रीन पर देख रही है रिसिप्ट नोट जो मैंने शो किया है, ठीक है? वेंडर वहाँ पर प्रोडक्ट की डिलीवरी देगा। डिलीवरी देने के बाद जो माल स्टोर में हम जमा करेंगे, ठीक है? वहाँ जहाँ जिसे हम गोडाउन बोलते हैं, ठीक है? माल रिसीव्ड इन गुड कंडीशन, ऐसी जब हमने कन्फर्मेशन उन्हें दिया है, तब ये गुड रिसीप्ट नोट जनरेट होता है, ठीक है? उसके बाद फिर वेंडर क्या करता है कि उन्होंने माल सही कंडीशन में स्टोर में जमा किया है, इसका एक इनवॉइस जनरेट होता है, ठीक है? उसे हम बोलते हैं परचेज या फिर परचेज इनवॉइस या फिर बिल इनवॉइस, ठीक है? ये हो गया हमारा नेक्स्ट प्रोसेस में, परचेज इनवॉइस प्रोसेस में। उसके बाद ये हो गया हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग डेटा, जो कि हमारा रिकॉर्ड हो सकता है, ठीक है? ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी हम इसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, और आप इसका जीएसटी में भी इनपुट क्रेडिट ले सकते हो, ठीक है? तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा इनवॉइस के बाद का यहाँ तक का रिकॉर्ड। अभी हम देखते हैं कि जब कोई ये चीज होने के बाद, ठीक है, पेमेंट टू द सप्लायर, लास्ट आता है हमारा पेमेंट। तो मतलब हमने जो माल है जो सप्लाई किया है, उसके बाद वो गुड कंडीशन का कंफर्मेशन हमें मिल चुका है, हमने GRN सबमिट किया है, हमारा इनवॉइस हो चुका है। इसके बाद टाइम आता है पेमेंट का, जो हम कंपनी को कर देते हैं, ठीक है? ये हो गई हमारी पूरी प्रोसेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो इसमें सारे टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है? जिसमें इंडेंट रिक्विजिशन हो गया सबसे पहला। नेक्स्ट हो गया परचेज ऑर्डर, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो इंडेंट या फिर रिक्वेस्ट सेंड करेंगी परचेज ऑर्डर को, परचेज डिपार्टमेंट को, फिर वो वेंडर के जरिए हमें हमारा जो रॉ मटेरियल है प्रोवाइड करेंगे विद GRN। उसके बाद उसका परचेज इनवॉइस रेज होगा, उसके बाद पेमेंट जो कि हम कंपनी को प्रोवाइड कर देंगे। सो ये हो गई फ्रेंड हमारी कंप्लीट प्रोसेस ऑफ परचेज ऑर्डर। सो मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये जो मैंने बताया है कि किस तरह से आप परचेज ऑर्डर जनरेट कर सकते हो, परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग कंसेप्ट एक्चुअल में होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको आज के इस वीडियो के अंदर इस सेशन के अंदर समझाने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये मेरा सेशन, ये मेरा परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से ध्यान में आया होगा। और इसके साथ साथ काफ़ी सारे कमर्शियल वीडियोस भी मैंने मेरे चैनल पे पोस्ट किए हैं, वो भी आपको पसंद आएंगे, और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेंगी। सो फ्रेंड, गेट मोर बिजनेस टिप एट www.zillionsbuyers.com. So friends, thank you so much and see you again in my next session. Thank you so much.